स्टूडेंट्स, मेरे पीछे जो आप पेपर देख रहे हैं ये रेलवे का सैंपल पेपर है और लास्ट क्लास तक हमने इसमें 30 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर लिए थे। आज की क्लास में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ डिजॉक्सिन इज। ये प्लाज्मा टी हाफ का मतलब आप समझते होंगे। टी का मतलब टाइम से है और 1/2 का मतलब ये है कि ड्रग का शुरुआत में जब कोई ड्रग लेते हैं और ड्रग आपके प्लाज्मा के अंदर जब मैक्सिमम कंसंट्रेशन अचीव कर लेती है तो वो कंसंट्रेशन आधा कम होने में, वो शुरुआत से 50% कम होने में जो टाइम लेता है उस टाइम को हम प्लाज्मा हाफ लाइफ बोलते हैं। और ये डिजॉक्सिन की कितनी होती है, तो देखो डिजॉक्सिन की यदि मैं डेज में बात करूं तो 1.5 से लेके 2 डेज ये इसकी क्या है, ये इसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ होती है। पेशेंट टू पेशेंट चीजें वेरी होंगी। और यदि इन्होंने आवर्स में पूछा है तो ऐसे केस में यदि मैं 1.5 दिन की बात करूं तो आप कह सकते हैं एक दिन के अंदर 24 घंटे और आधा दिन और हो गया तो 12, तो ये आपका क्या है 36 आवर आ गए। तो इससे तो आप कहेंगे ये तो सर 36 आवर आ रहा है। और दूसरा यदि 2 दिन की बात करूं मैं, इनको जोड़ूं तो ये क्या है 24 को डबल करेंगे तो ये क्या है 48 आवर्स। तो कहने का मतलब ये है कि 36 से लेके 48 आवर्स। और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि ये इतना होगा या इस, लेकिन इस रेंज में इसकी टी हाफ रहेगी। और हमारे पास जो ऑप्शन दिए उसके अकॉर्डिंग ये 40 आवर्स जो है इसका आंसर जाएगा। और ये ड्रग आपको पता होगा, ये कंजस्टिव हार्ट फेलियर के इलाज में सीएचएफ के ट्रीटमेंट के अंदर इस ड्रग को हम काम में लेते हैं। अब एक दूसरा क्वेश्चन, बहुत इजी और कॉमन क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। मोस्ट कॉमन एजेंट कोजिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन के लिए मोस्टली रिस्पॉन्सिबल है? तो इस्चेरेचिया कोलाई, ई कोलाई जो बैक्टीरिया है ये मोस्टली यूटीआई के लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये भी एग्जाम्स में आया हुआ बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेटिक शॉक इज। इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर क्या है एड्रेनलिन जो है वो यूज करते हैं। तो एनाफाइलेटिक शॉक में एड्रेनलिन यूज करते हैं और एड्रेनलिन इंजेक्ट करेंगे तो एनाफाइलेटिक शॉक के कारण से कुछ पेशेंट का बीपी कम होता है, तो ये हमारी हार्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करके हमारी ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। कुछ लोगों को एनाफाइलेटिक शॉक के दौरान ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, अस्थमा जैसा फील होता है। और आपको पता होगा कि ये एड्रेनलिन जो है ये अल्फा के साथ साथ ये बीटा 1 पे काम करती है और बीटा 2 रिसेप्टर पे भी काम करती है। और बीटा 2 रिसेप्टर के कारण से ये हमारे लंग्स पे काम करेगी और वहां ब्रोंकोडायलेशन करेगी। और उस ब्रोंकोडायलेशन जो कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन या अस्थमेटिक प्रॉब्लम एनाफाइलेटिक शॉक में लोगों को होती है, तो ब्रोंकोडायलेशन करेगी, बीपी कम होता है तो बीपी को इंक्रीज करेगी। और इस तरह से ये ड्रग जो है एनाफाइलेटिक शॉक की ड्रग ऑफ चॉइस है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कोर्सकोफ कोर्सकोफ साइकोसिस। जो कोर्सकोफ साइकोसिस है इज ड्यू टू इनटेक ऑफ। तो इनमें से ऑप्शन बताऊं उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये कोर्सकोफ साइकोसिस के पेशेंट को ये प्रॉब्लम होती क्यों है। तो याद रखना ये होती है थायामीन डेफिशिएंसी। थायामीन डेफिशिएंसी यानी इसकी कमी से होती है। और थायामीन का मतलब क्या है विटामिन। कौन सा विटामिन? विटामिन बी1। तो विटामिन बी1 की कमी जिन लोगों में होती है उन लोगों के अंदर जो है ये कोर्सकोफ साइकोसिस की प्रॉब्लम। और कोर्सकोफ साइकोसिस के पेशेंट को क्या रहेगा, तो उसको जो मेमोरी है चीजें याद नहीं रहती है और बहुत ज्यादा मेमोरी लॉस और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो होती है। तो ये थायमिन की डेफिशिएंसी के कारण से। और इनके अंदर से आंसर करूंगा अल्कोहल। जो लोग रेगुलरली अल्कोहल का इंटेक कर रहे हैं लंबे टाइम से, उन लोगों के अंदर जो है कोर्सकोफ साइकोसिस जो है, क्योंकि इस विटामिन की कमी और उसके कारण से उनको मेमोरी की जो प्रॉब्लम है बेसिकली वो होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाउट इज कोज्ड बाय, गाउट इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच एंजाइम। तो मैं थोड़ा सा आपको गाउट के बारे में बताना चाहूंगा कि गाउट में होता क्या है। तो देखो क्या होता है कि ये तो आपने पढ़ा होगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं हाइपोजेंटिन। और हाइपोजेंटिन कन्वर्ट होती है जेंटिन के अंदर और जेंटिन कन्वर्ट होता है किसके अंदर? यूरिक एसिड में, यूरिक एसिड में। और यदि और पीछे जाएं तो मैं कहूंगा ग्वानिन, ग्वानिन कन्वर्ट होता है
किसके अंदर, हाइपोजेंटिन। और ये हाइपोजेंटिन जो है यहाँ एक एंजाइम काम करता है जेंटिन ऑक्सीडेज, उसके एक्शन से ये जेंटिन में, फिर जेंटिन ऑक्सीडेज एंजाइम फिर अटैक करता है और ये कन्वर्ट होती है किसके अंदर, यूरिक एसिड में। और ये यूरिक एसिड नेचुरली नॉर्मली हमारी बॉडी में सेल्स टूटती हैं और सेल्स टूटते हुए डीएनए और आरएनए भी डिग्रेड होंगे और डीएनए और आरएनए के अंदर प्यूरिन बेस है एडेनिन और ग्वानिन, उनके ब्रेकडाउन से हाइपोजेंटिन, जेंटिन और अल्टीमेटली यूरिक एसिड बनता है। तो नॉर्मली यूरिक एसिड बनता है, यूरिन में एक्सीट होता है, लेकिन यदि यूरिक एसिड ज्यादा बनने लग जाए या आपकी किडनी उसको एक्सीट नहीं कर पाए, दोनों ही केस में यूरिक एसिड का लेवल आपके ब्लड में बढ़ जाएगा। और जैसे ही ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा तो स्पेशली ये हमारे जॉइंट एरिया में, जहां जॉइंट्स हैं वहां ये डिपॉजिट होगा। और जैसे जॉइंट्स के अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड है वहां यूरिक एसिड, जहां दो बोन मिलती है वहां जमा होगा, तो बोन जब चलेंगी और ऐसे चलेंगे, मूवमेंट होगा, तो यूरिक एसिड क्रिस्टल वहां रगड़ लगाएंगे और उसके कारण से जॉइंट के अंदर इंफ्लामेशन, पेन और इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो हो जाएगी। तो याद रखना, गाउट के अंदर क्या होता है, यूरिक एसिड का, ब्लड यूरिक एसिड लेवल जो है बढ़ जाता है, हाइपर यूरिसेमिया जो है इसके अंदर होता है। और ये, अब एक मैं आपको और बता दूं कि एक ड्रग है जिसका नाम है एलोप्यूरिनोल। एलोप्यूरिनोल, ये जो ड्रग है गाउट के इलाज में हम काम में लेते हैं। और ये ड्रग कैसे काम करती है, ये ड्रग इस एंजाइम को इनहिबिट करती है। तो एलोप्यूरिनोल इस जेंटिन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, ये इसका कम्पिटेटिव इनहिबिटर है। और इससे जब इनको और इस एंजाइम को इनहिबिट करेंगे तो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन क्या है, कम होगा। तो कोई पूछे कि एलोप्यूरिनोल क्या करती है तो आप कहेंगे ये जेंटिन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करती है और इस एंजाइम के इनहिबिशन से क्या होगा, तो आप कहें यूरिक एसिड का जो सिंथेसिस है वो कम हो जाएगा। ये तो इस ड्रग की बात हुई। अब आते हैं इस आज के क्वेश्चन पे, और ये कह रहा है कि गाउट इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच एंजाइम, गाउट कौन से एंजाइम की कमी से होगा। तो गाउट का मतलब है कि ये वाला जो प्रोसेस है ये यदि स्पीड अप होगा, ये प्रोसेस हाई स्पीड से चलेगा और यूरिक एसिड ज्यादा बने और उतना किडनी एक्सीट नहीं कर पाए तो गाउट हो जाएगा। तो हमें देखना कि ये जो प्रोसेस है ये हमारा स्पीड से चलना चाहिए, ये तेजी से चलेगा तो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा और गाउट होगा। अब बात करते हैं कि इसके अंदर कौन सा ये एंजाइम उसके अंदर बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, ये ग्लाइकोलाइसिस और दूसरे साइकिल्स में और जगह काम आता है, एनर्जी प्रोडक्शन में काम आता है, तो इसका कोई लेना देना नहीं। तो ये आंसर भी नहीं, ये भी नहीं, इसका राइट आंसर ये है। और थोड़ा मैं आपको बता देता हूं नाम से ही, यदि और भी नहीं तो देखो मैंने हाइपोजेंटिन की बात की थी, जेंटिन की बात की थी, और इसमें देखो क्या है, हाइपोजेंटिन, ग्वानिन, मैंने यहाँ देखो जी से ग्वानिन की बात की है, मैंने यहाँ हाइपोजेंटिन की बात की है, तो यहीं से आप समझ जाए। तो हाइपोजेंटिन ग्वानिन फोस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज, और शॉर्ट में हाइपोजेंटिन ग्वानिन फोस्फोराइबोसोमल ट्रांसफरेज, ये जो एंजाइम है इसकी कमी हो जाती है तो जो है यूरिक एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा होता है। आप कहेंगे सर इस साइकिल में तो नहीं दिख रहा है, मैं बताता हूं। ये जो एंजाइम है ये क्या करता है, इस ग्वानिन को और इस हाइपोजेंटिन को यूज करता है और इस ग्वानिन और हाइपोजेंटिन को वापस से यूटिलाइज करता है किसके अंदर, डीएनए और आरएनए के लिए वापस से बेस को बनाने में। और ये एंजाइम यहां होता है इस जगह पे, लिखना चाहो तो मैं लिख सकता हूं ये एस जी, ये एंजाइम। और यदि इस एंजाइम की कमी होगी तो ये जो प्रोसेस है ये क्या है, रुक जाएगा। और ये प्रोसेस जब इधर, ये प्रोसेस यहाँ इस एंजाइम कमी हुई और ये प्रोसेस यदि स्लो हुआ तो ये वाला प्रोसेस क्या है, स्पीड अप होगा। क्योंकि अभी नॉर्मल केस में हमारी बॉडी के अंदर ये प्रोसेस भी चल रहा है और ये वाला प्रोसेस भी चल रहा है, यानी ये इधर भी जा रहे हैं इधर भी जा रहे हैं, लेकिन इस एंजाइम की कमी होगी तो ये वाला प्रोसेस रुक गया, तो जितना भी ग्वानिन और हाइपोजेंटिन है वो टोटली यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है और यूरिक एसिड का ओवर प्रोडक्शन होने के कारण से गाउट की प्रॉब्लम जो है वो हो रही है। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो गया है। और अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये देखो ऐसे क्वेश्चन सिर्फ आपको दिमाग लगाने वाले होते हैं, इसके अंदर जरूरी नहीं कि आप पढ़ाई हो आपका, ये कहीं भी कभी न कभी पढ़ा होगा उससे आप कर सकते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, इनमें से कौन जो है जल के शुद्धिकरण में काम नहीं आता। तो आपको पता है यदि कहीं पानी है और हमें पीना है तो उसको बॉईल कर लें, कहीं मान लो तालाब का पानी है और उसको बॉईल कर लेंगे अच्छे से तो उसके अंदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब ये क्या है, शुद्ध हो गया, ये बीमार नहीं करेगा।
इसके बाद में ये फिनोल आंसर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको पता फिनोल एक डिसइंफेक्टेंट है और एक टॉक्सिक केमिकल है। ये एक टॉक्सिक केमिकल है, पानी में फिनोल होगा तो ये नुकसानदायक, उसका टेस्ट भी खराब होगा और साथ में ये टॉक्सिक भी होगा। तो इसका आंसर यही है कि नॉट यूज्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो इसका राइट आंसर क्या है? दैट इज फिनोल। इसके बाद क्लोरीन या हेलाजोन टेबलेट, ये आप जानते हैं कि क्लोरीन जो है, जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर जो सप्लाई होता है उसके अंदर क्लोरीन की कई बार स्मेल आती है, वो क्लोरीन से ट्रीटमेंट होता है। तो ये आपको पता ही है, ये वाटर का डिसइंफेक्शन करेगा। और सेम चीज जो है पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि लाल दवा है, ये भी वाटर का डिसइंफेक्शन करता है, उसमें माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? फिनोल है। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछा है, 17D वैक्सीन इज यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ। तो मैं आपको बता दूं, आपने पढ़ा हो येलो फीवर वैक्सीन जो है वो क्या होती है, इसमें 17D स्ट्रेन होता है येलो फीवर वायरस का। तो येलो फीवर वैक्सीन क्या है? 17D स्ट्रेन ऑफ येलो फीवर वायरस। तो इसका राइट आंसर जो है ये आपका येलो फीवर जो है वो हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, ये थोड़ा पेपर तिरछा स्कैन हुआ है तो आप ना सोचें कि बोर्ड टेढ़ा हो गया। विच मेडिसिन इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ फ्लेरियासिस? फ्लेरियासिस के इलाज में इनमें से कौन सी मेडिसिन काम में लेंगे? तो मैं देखो सबसे पहले तो आंसर बाद में बताऊंगा, पहले फ्लेरियासिस जो है ये क्या है। तो फ्लेरियासिस जो है और किससे होता है? तो फ्लेरियासिस जो है इसका दूसरा नाम जो है इसको क्या बोलते हैं? एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस, हाथी पांव, जिसको आप हाथी पांव बोलते हो। तो फ्लेरियासिस का दूसरा नाम क्या है? एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं। और जिन लोगों को फ्लेरियासिस होता है उनका पैर जो है वो ऐसे हाथी की तरह भारी हो जाता है, इतना भारी हो जाता है। और ये जो बीमारी है ये, इसको ट्रांसमिट कौन करता है, इसका वेक्टर कौन है? तो इसका वेक्टर कौन होता है? मॉस्किटो। और ये मॉस्किटो बाइट से होती है। तो याद रखना कि जो मॉस्किटो है, और ये मान लीजिए मॉस्किटो है, तो ये मॉस्किटो बाइट से डिजीज जो है ये होती है। एक चीज और, ये कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? तो देखो 3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एलिफेंटियासिस या फ्लेरियासिस करते हैं। एक है डब्लू, और क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चन कई एग्जाम में आता है, बैंक्रोप्टी, डब्लू बैंक्रोप्टी, डब्लू बैंक्रोप्टी, वोविचेरिया बैंक्रोप्टी। दूसरा मैं कह रहा हूं दैट इज बुर्गिया, बी मलाई कर दीजिए, बुर्गिया मलाई। इससे आप दूध के ऊपर मलाई है उससे याद करना, बी मलाई, बुर्गिया मलाई। इसी तरह से क्या है? बुर्गिया टिमोरी, टीमोरी। ये 3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो, या पैरासाइट हैं जो मॉस्किटो बाइट से ह्यूमन बॉडी के अंदर आते हैं और जो फ्लेरियासिस के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डब्लू बैंक्रोप्टी, ये तो बहुत कॉमन नेम है, बुर्गिया मलाई, और बी टिमोरी, बुर्गिया टिमोरी। इनके कारण से ये होती है। आपने कहा ये मॉस्किटो बाइट से होती है, ये भी हो गया। इसके अंदर पैर हाथी पांव जैसा हो जाता है, ये भी हो गया। अब आप कहो कि सर इसकी दवाई कौन सी है, तो मैं कहूंगा पहली चॉइस यदि मुझे कोई एक आंसर चूज करना होता इसमें से, तब तो मैं ये यूज करता डाई इथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट, जिसको डीईसी बोलते हैं, ये चूज करता। लेकिन इन्होंने ये भी दे दिया, ये भी, और दोनों भी ऑप्शन दे दिया, तो दुविधा में डाल दिया और चीज क्लियर भी नहीं की, क्योंकि इन्होंने फ्लेरियासिस लिखा है। तो जो फ्लेरियासिस है उसके अंदर ये भी काम करती है, ये भी काम करती है। ये जो डीईसी है इस फ्लेरियासिस के जो एडल्ट वार्म है, जो एडल्ट वार्म है उनको भी डिस्ट्रॉय करती है। और जो इमेच्योर है, और जो इमेच्योर है उनको बोलते हैं माइक्रो फ्लेरियई। उनको क्या बोलते हैं? माइक्रो फ्लेरियई। इसको ये समझिए एडल्ट का मतलब, जैसे एडल्ट है, मैं एडल्ट हूं तो एडल्ट हो गया, और एक छोटा बच्चा हो तो क्या बोले? माइक्रो। तो ऐसे ही जो इसके इमेच्योर, इमेच्योर वार्म है उनको, माइक्रो छोटी साइज के हैं तो उनको बोलेंगे माइक्रोफ्लेरियई। और जो एडल्ट वार्म है या एडल्ट पैरासाइट है, उन दोनों को ही आपकी डीईसी जो है ये डिस्ट्रॉय करती है, ये दोनों को ही डिस्ट्रॉय करती है। और ये आइवरमेक्टिन ड्रग है, ये सिर्फ और सिर्फ आइवरमेक्टिन ड्रग है जो क्या है? सिर्फ इनको डिस्ट्रॉय करती है, माइक्रोफ्लेरियई को इनको डिस्ट्रॉय करती है। अब चूंकि क्वेश्चन में स्पष्ट नहीं दिया गया, और आइवरमेक्टिन माइक्रोफ्लेरियई को डिस्ट्रॉय करती है, ये ड्रग दोनों को डिस्ट्रॉय करती है, इसलिए मुझे इसका आंसर जो है वो डी, ऑल ऑफ द अबव जो मैं दूंगा। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन करके यो पूछे, यदि ये पूछ लेता कि लिम्फेटिक, यदि ऐसा देता कि लिम्फेटिक फ्लेरियासिस में
कौन सी ड्रग लेंगे या कभी आगे पूछ ले तो आपको आंसर करना DEC, डाई इथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट। ये जो ड्रग है डाई इथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट जो है ये लिम्फेटिक फ्लेरासिस के अंदर क्या है यूज करते हैं। अब बात करते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ यूर इंडोर पेशेंट सडनली, अब देखो ये कह रहा है कि इफ यूर इंडोर पेशेंट सडनली, यानी हॉस्पिटल जो पेशेंट एडमिट है उसको अचानक से डेवलप कन्वर्जन, यदि उसको मिर्गी के दौरे पड़ने लग जाए, विच मेडिसिन विल यू लाइक टू गिव फर्स्ट। तो देखो वैसे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर नहीं है कि कौन सा इन पेशेंट एडमिटेड पेशेंट है उसको क्या दिक्कत है और क्यों कन्वर्जन उसको आएंगे, कुछ कंडीशन स्पेसिफाई नहीं किया है, तो क्वेश्चन को कहीं तोड़ के बनाया है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि इन्होंने कहा कि फर्स्ट चॉइस, और सारी चीजों को हम नॉर्मल मानते हुए सोचे कि पहली बार पेशेंट को यदि कन्वर्जन आया तो कौन सी ड्रग देंगे, तो फर्स्ट लाइन जो एंटी कन्वल्सेंट ड्रग है हम उसकी बात करेंगे। और इसके अंदर क्या है, डाइजीपाम का इंजेक्शन जो है ये देते हैं। डाइजीपाम ना हो तो इसकी जगह यदि आपको लोराजीपाम आ जाए तो ये भी उसी कैटेगरी की ड्रग है। तो ये फर्स्ट लाइन क्या है, एंटी कन्वल्सेंट, पहली बार इनको यूज करते हैं फर्स्ट लाइन पे, तो इसलिए आंसर इसका मैं ये दूंगा। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा स्पष्ट नहीं है। अब इसके बाद में ये देखो एक कॉमन क्वेश्चन आया है और क्या पूछा है, यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशंस इंक्लूड। यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है, पढ़ के बताता हूं। वॉश हैंड प्रॉम्प्टली आफ्टर कॉन्टेक्ट विद इंफेक्टेड मटेरियल, यदि कोई इंफेक्टेड मटेरियल है जैसे हॉस्पिटल में ब्लड या पेशेंट का कोई भी इंफेक्शन वाला फ्लूइड है उसके कांटेक्ट में आ गया तो तुरंत हाथ धोने चाहिए, बात सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, यूज नो टच टेक्निक वेन एवर पॉसिबल, जहां तक संभव हो कोई इंफेक्टेड मटेरियल है उसको आप बेवजह टच ना करें, ये बात भी सही है कि बेवजह चलते सांड को पत्थर क्यों मारना। दूसरा, तीसरा क्या है, वियर ग्लव्स when in contact with the blood body fluid secretion excretion mucous membrane and contaminated item, यदि कोई contaminated items को आप डील कर रहे हैं तो आपको ग्लव्स जो है पहनने हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और लास्टली, वॉश हैंड इमीडिएटली आफ्टर रिमूव द ग्लव्स, ग्लव्स को रिमूव करने के बाद में सावधानी के तौर पे हमें हाथ भी जो है वो धो लेने चाहिए, ये भी ठीक है। राइट आंसर क्या है, ये होगा ऑल ऑफ द अबव। और वैसे भी इस तरह का जब स्टेटमेंट का क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप ये भी देख लिया करो कि मुझे यदि दो चीजें भी सही लग रही हैं और यदि दो चीजें मुझे ये और ये भी सही लग रहा है कि ये और ये सही लग रहा है तो ऑब्वियसली मुझे कुछ और नहीं पता तो भी आंसर यही जाएगा, क्योंकि इसमें दो चीजें मुझे सही लग रही तो आंसर जो है, और दो चीजों के बारे में श्योर, क्योंकि चार ऑप्शन दिए ए बी सी और डी, और चार में से मैं कर रहा हूं आपको दो भी आते हैं और दो का नहीं पता तो भी आंसर जो है डी जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन का आंसर निकालने की आप कोशिश किया करो। और इसी के साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूं और नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगा।